नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। एक पत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी को भेजा गया। 4 जुलाई यानी कल का पत्र है ये, और उसी दिन रिसीव किया। उस पत्र की कॉपी अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर है। और वो पत्र पढ़ने के बाद वाकई लगता है कि जो चर्चाएं चलती है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका में बहुत ज्यादा धांधली है, या गोदी मीडिया जैसा कुछ, न्यायपालिका में भी कुछ लोग हैं जो गोदी हो गए। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जब आदमी सब दूर से हारता है तो एक जगह उसका विश्वास होता है कि चलो कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में तो कुछ होगा। हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कई बार कह चुके हैं कि लोगों का विश्वास है न्यायपालिका में, कुछ कमियां भी है। लेकिन मैं जिस पत्र का जिक्र कर रहा हूं वो पत्र करीब करीब 150 से ऊपर बड़े वकीलों ने लिखा है और गुहार की है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कि कृपा करके महामहिम इसमें ध्यान दीजिए। यदि ऐसा ही चला रहा तो फिर न्यायपालिका का काम न्यायदान होगा या फिर सरकार के चरण वंदना करना होगा। मामला यह है कि जब जो पत्र ये कहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले तमाम एडवोकेट्स ने हम लोगों के पास आके गुहार लगाई कि आप सीनियर लोग हो, आप कुछ कीजिएगा, क्योंकि जो कोर्ट में चल रहा है उसे हम न्यायदान का मामला नहीं बोल सकते। ये जो धांधलियां हो रही है कहीं ना कहीं उजागर होनी चाहिए। कोर्ट के ऊपर सवाल उठा के हमेशा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर यदि आपको सताता रहा तो फिर न्यायपालिका के धांधली के ऊपर कौन बोलेगा। याद कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्वोच्च न्यायालय में रोस्टर सिस्टम में क्या गड़बड़ी है ये मीडिया को बता रहे थे। लेकिन वकील लोग कहां जाए, एडवोकेट्स कहां जाए, लॉयर्स कहां जाए। तो जब सब इतनी सारी कंप्लेंट्स इकट्ठा हुई तो फिर एक ऐसा मसला हुआ जिस मसले को सामने रखते हुए कुछ धांधलियां क्या चल रही है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 150 से ज्यादा बड़े वकीलों के सिग्नेचर्स है, उनके आईडी नंबर है, उनके डिटेल्स है जिन्होंने गुहार लगाई। 3 पन्नों का यह पत्र है। वो ये पत्र कहते हैं कि अनप्रेसिडेंट practices being witnessed in the court। अभूतपूर्व चीजें देखने को मिल रही है कोर्ट में, और खासकर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि एडिशनल सेशन जज सुश्री न्याय बिंदु जी ने जब 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल दी और बेल देने वाले ऑर्डर में उन्होंने बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के उस वक्तव्य का जिक्र किया कि ट्रायल कोर्ट ने यदि स्पीडी और बोल्ड डिसीजन लिए, यदि डिसीजन लेने में कम समय लिया, यानी बहुत एक अति स्पीड से काम किया और बोल्ड डिसीजन लिया, उसमें कोई तमा नहीं रखी कि आगे कौन है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अधिकारी है, सामान्य इंसान है, कौन किस जाति धर्म का है। ये देखिए, अगर एक बोल्ड डिसीजन यदि आप लेते हैं तो उससे हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में जो भीड़ बढ़ रही है, जो बार बार हम कहते हैं कि इतने सारे मुकदमे पेंडिंग है, वो कम हो जाएंगे। और उसी का सारा बैकग्राउंड बताते हुए और केसेस के तथ्यों को सामने रखते हुए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। जब उन्होंने जमानत दी तो ईडी ने उसी कोर्ट में गुहार लगाई कि आप ये ऑर्डर पास मत कीजिएगा, कुछ देर का समय दीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं ऑर्डर पास कर सकते, क्या है आपके पास। और जमानत ये तो अधिकार है, जेल ये किसी का अधिकार नहीं, जेल मजबूरी है।
इस देश के हर नागरिक का जमानत अधिकार है और जेल मजबूरी है, तो आप बार बार मजबूरी को क्यों सामने लाते? उस व्यक्ति के अधिकार की क्यों बात ना हो? और जब ईडी को ये जवाब मिला और जब उन्होंने बेल दी, लेकिन वो ऑर्डर, न्याय बिंदु जी की ऑर्डर, जस्टिस न्याय बिंदु जी की ऑर्डर लोड भी नहीं हुई थी कि तुरंत ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में शायद देश आजाद होने के बाद से नहीं, अंग्रेजों के समय से पहला केस है, ये इतिहास बनाया इस केस ने कि एडिशनल सेशन जज का दिया हुआ ऑर्डर लोड भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं आया, और दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुधीर कुमार जैन साहब ने ईडी का एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया, केस एडमिट कर लिया और बेल पे स्टे दे दिया कि नहीं, केजरीवाल जेल में रहेंगे। यह अभूतपूर्व हुआ। ऐसे कितने मामलों में होता है? क्या ये एक नई परंपरा की शुरुआत है, या सरकारी जांच एजेंसियों के लिए झुकता माप है, या केंद्र में सत्ता चाहती है केजरीवाल लगातार जेल में जाए, उनकी मनीषा को यथार्थ में उतारने का यह प्रयास है? ऐसे कई सवाल उठते हैं क्योंकि जज साहब का बर्ताव ऐसा था। आप कहते कि पहले ऑर्डर लोड होने दीजिए, ऑर्डर हमारे पास आने दीजिए, ऑर्डर देखने के बाद हम एडमिट करेंगे। ये ईडी का अधिकार है कि लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाए, लेकिन वो जाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को लांघ के एससी, यदि वो इतना कोई बड़ा इमरजेंसी वाला केस नहीं था, 100 करोड़ के घपले की बात होती है, मैं कहता नहीं 100 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले उप मुख्यमंत्री बन के मोदी जी की स्तुतिगान करते हैं, और मधेपुरा बैंक के 1600 करोड़ रुपए कहां गए पता ही नहीं है। डायरेक्टर साहब गृह मंत्री बनते हैं देश के, 8.5 एकड़ के जमीन के घोटाले में जो कभी हुआ ही नहीं, झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री, क्योंकि वो आदिवासी 5 महीने जेल में रहता। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय बार बार जो कहता है कि बेल अधिकार है और जेल मजबूरी है, ये कब लोअर कोर्ट समझेंगे, या फिर लोअर कोर्ट सत्ता के दरबार में नृत्य करेंगे? सवाल ये है। आगे वो पत्र जो बोलता है वो उससे भी गंभीर है। उनने कहा कि ईडी के वकील कौन थे? अनुराग जैन। ये अनुराग जैन कौन है? ये सुधीर कुमार जैन के बड़े भाई हैं। क्या ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या नैतिकता इस बात की दुहाई नहीं देती कि सुधीर कुमार जैन ने तुरंत इस केस से बाहर हो जाना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मेरे बड़े भाई, सगे बड़े भाई ईडी की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस पे कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। याद करिए जस्टिस भूषण गवई का वो स्टेटमेंट, जब राहुल गांधी का केस उनके सामने आया, जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई, तो उन्होंने सरकारी पक्ष को यह बात सुनाई कि मेरे पिताजी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, मेरा पारिवारिक संबंध कांग्रेस के साथ है, मेरे परिवार का। कल आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं उस परिवार से आता हूं जिसके घनिष्ठ संबंध कांग्रेस के साथ थे, इसलिए मैंने ये काम किया, तो मैं इस केस से हट जाता हूं। आपको ऑब्जेक्शन है तो बताइए। एक नैतिकता का वो पैमाना है जहां जज साहब अपने पिताजी की कांग्रेस की जुड़ाव की वजह से इस केस से हटने की अनुशंसा करते हैं, और यहां एक केस है जहां जस्टिस सुधीर कुमार जैन अपने बड़े भाई अनुराग जैन, जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे केजरीवाल जी केस में, वो अपने आप को नैतिक समझ के वही बेल एप्लीकेशन। क्या ये अपने बड़े भाई को ऑब्लाइज करने के लिए तो अनुराग जैन ने ऐसा नहीं किया कि केस लोड भी नहीं हुआ और एडमिट हुआ और लिस्ट भी हुआ और स्टे भी दिया गया?
क्या एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो फिर न्यायपालिका की मर्यादाएं कहां है? यह पत्र इस बात को डिटेलिंग करता है। आगे इससे भी घिनौनी बात, जो कितना न्यायपालिका में अंधेर गर्दी चल रही है और कितना जबरदस्त, मतलब जहां हम सोचते हैं कि जहां भगवान का मंदिर है, यदि वहीं पे डकैत छुपे हो या वही उसी भगवान के मंदिर में यदि 2 नंबर के धंधे होते होंगे, तो फिर हम किस लेवल पे, किस मंदिर में चले जाए? और न्यायपालिका का मंदिर, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, न्यायाधीश ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ जी का स्टेटमेंट, कि लोग कोर्ट को न्याय मंदिर कहते हैं और न्याय मंदिर कहते से ही हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। हमें भगवान नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां क्या जस्टिस सुधीर कुमार जैन भगवान बन गए? पत्र जो बताता है उससे तो यही लगता है। फिर आगे जो उन्होंने कहा कि फिर एएसजे ने एक ऑर्डर निकाला कोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्योंकि न्याय बिंदु जी का जो निर्णय था उससे शायद सरकार तिलमिला गई। इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऐसा निकलता है कि ये वैकेशन का पीरियड है, ये वैकेशन कोर्ट है, इसमें आपको निर्णय लेने की जरूरत नहीं, इसमें आप मात्र एक काम कीजिएगा, आप एडमिट कीजिएगा, नोटिस इशू कीजिएगा, जब रेगुलर कोर्ट लगेंगे तब बात करेंगे। तो फिर इस देश में वैकेशन कोर्ट बिठाने का मतलब ही क्या है? वैकेशन कोर्ट को फिर से डिफाइन करना होगा। और इस सर्वोच्च न्यायालय को गुहार लगाते हैं ये 150 से ज्यादा सीनियर वकील, वो कहते हैं कि वैकेशन कोर्ट इसलिए होते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मसले यदि आ जाए और यदि कोर्ट में छुट्टी हो तो अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को और ज्यादा पवित्र बनाने के लिए वैकेशन कोर्ट का निर्माण कि 24/7। याद कीजिए, रात को 2 बजे भी हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग हुई है। वो गलत था सही था वो सवाल नहीं उठता, क्योंकि न्यायपालिका ने जिसके ऊपर आतंकी के आरोप है, जिसको फांसी की सजा हुई है, उसको भी रात को 2 बजे सुनने का मौका दिया। यदि आपको लगता है आपके साथ अभी भी गलत हुआ है तो रात को 2 बजे हम उठ के खड़े होंगे और आपके साथ बात करेंगे, और फिर निर्णय वही रहा जो पहले दिया हुआ था। फांसी की सजा बरकरार रही और सुबह उनको फांसी भी हुई। लेकिन न्यायपालिका ने जिसको फांसी हुई ऐसे अपराधी को भी सुना, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहता है कि आप सिर्फ एडमिट कर दीजिए, नोटिस इशू कर दीजिए, निर्णय मत दीजिए। तो फिर ये जो भीड़ बढ़ने वाली बात है, कोर्ट के केसेस खत्म कब होंगे? हम बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन ये तो स्वयं ही एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि और तारीख, नोटिस दो और आगे भेज दो। इसके लिए डायरेक्शन मांगा है पत्र में। आगे वो एक और बात बताते हैं कि दिल्ली के कोर्ट्स में, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, राउज एवेन्यू का कोर्ट हो, वहां लॉयर का सबमिशन रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। जब लॉयर अपना सबमिशन देता है तो वही उसके सामने रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि लॉयर का रिकॉर्ड ही नहीं होता सबमिशन, और खासकर उन लॉयरों का जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे केसेस में जो अपराधी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मायना है वहां न्यायपालिका ने ईडी का ही एक्सटेंशन क्या लोअर कोर्ट्स और दिल्ली हाई कोर्ट हो गया है क्या? सवाल ही उठता है। आगे उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को गुहार लगाते हुए कि सर इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के केसेस में लंबी लंबी डेट्स क्यों दी जाती है, खासकर बेल एप्लीकेशन में? क्या जानबूझकर आरोपी को जेल में बंद रखने का मंसूबा रहता है? और हमने अक्सर देखा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड में जो भी लोग पकड़े गए हैं, या तो वो अधिकारी हैं जो केंद्र के सामने नतमस्तक नहीं होते, या वो तमाम नेता है जो विपक्ष के हैं।
जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके अपने आप को धुलवाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ गंदगी नहीं है, ऐसा वो मानते। उन्हें इतनी लंबी लंबी डेट्स क्यों दी जाती है जमानत की? इस पे भी डायरेक्शन मांगा। ये 3 पन्नों का पत्र आंखें खोल देता है। तब पता पड़ता है कि ये जो घपलेबाजी हो रही है, जहां किसी राज्य का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहता है, मुख्यमंत्री 5 महीने जेल में रहता है, डिप्टी सीएम कई महीनों से जेल में पड़े हैं दिल्ली के, उनको अभी तक जमानत नहीं, और अरविंद केजरीवाल जब लगता है कि ईडी के चुंगल से छूट रहे तो सीबीआई दूसरा केस करके फिर जेल में डालती। तो ये नेताओं को प्रताड़ित करने का क्या एक नया रास्ता बना दिया जाता है। और दुर्भाग्य है, एजेंसियां क्या सोचती है इसके मायने नहीं, सरकार क्या सोचती है इसके मायने नहीं है। और खासकर वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, उनसे तो कुछ अपेक्षा ही नहीं की जाती कि वो फेयर डील करे। वो तो अनफेयर मीन से ही सत्ता में आना चाहते हैं। विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए एजेंसी का उपयोग करने, और उसमें यदि न्यायपालिका पार्टी बनती है तो फिर इस देश का संविधान हिलता है। क्योंकि संविधान के जो 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें अक्सर विधायिका और कार्यपालिका विधायिकी का अनुसार चलती है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और कार्य और विधायिका सत्ता में बने रहने के लिए कई बार संविधान की अवहेलना करता है। ऐसे समय अंकुश लेके यदि कोई खड़ा हो तो न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका ही विधायिकी और कार्यपालिका की पिछलग्गू बन जाए तो फिर संविधान खतरे में। ये पत्र नहीं, ये वो काला दस्तावेज है जो दिल्ली में न्यायपालिका को नग्न करता है। देखते हैं इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पत्र को कैसे लेते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।